के साथ मुस्कान गंगराड़े। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे। सीएम के कुरुक्षेत्र में कई अहम कार्यक्रम रहे, जहां लाडवा में बंगाल और असम जीत का जश्न मनाया गया, तो वहीं गौशालाओं के लिए आयोजित चेक वितरण कार्यक्रम में भी शिरकत की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्म दिवस पर आयोजित किए गए हवन और रक्तदान शिविर में भी शामिल हुए। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम सेमिनार को संबोधित किया और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कुरुक्षेत्र से तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन को रवाना किया गया। धर्मनगरी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये कार्यक्रम कितना खास रहा। जीत का जश्न भी एक और यहां पर मनाया गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो बीजेपी के पक्ष में रहे। बंगाल चुनाव में जीत का जश्न यहां पर मनाया गया। और आज वही कारण है, लंबे समय के बाद जिस बंगाल की भूमि पर स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व हुए, जिस भूमि पर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व हुए, जिस भूमि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व किए हैं, जिस भूमि ने वंदे मातरम गीत पूरे देश के अंदर युवाओं में एक उत्साह और जोश भरने का काम वो किया है, और जिस भूमि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महान व्यक्तित्व, जिन्होंने एक संविधान एक प्रधान की यात्रा और उस मुहिम को खड़ा किया, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो भूमि आज कमल का फूल खिला है। लंबे समय तक बंगाल का शोषण करते रहे हैं, चाहे कम्युनिस्ट थे चाहे ममता दीदी थी। ममता दीदी ने भी बंगाल को विकास में, पहले तो कम्युनिस्ट ने वहां आकर के इस प्रकार की नीतियां बनाई जिससे वहां से रोजगार खत्म हुआ है, वहां के लोगों को बाहर जाना पड़ा है, युवाओं को बाहर रोजगार के लिए तलाश में जाना पड़ा है। और जिस प्रकार से वहां पर ममता दीदी ने कम्युनिस्ट से ज्यादा अत्याचार वहां के लोगों पे किया, किस प्रकार से दंगे होते थे, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए किस प्रकार से वो लोगों को बलि चढ़ा देते थे। आज इन सब बातों से बंगाल मुक्त हुआ है। आज बंगाल मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित बंगाल की तरफ गति से बढ़ेगा। साथियों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे गौ माता की सेवा का ये अवसर मिल रहा है। साथियों, आज यहाँ पर लाडवा और थानेसर क्षेत्र की विधानसभा की विभिन्न 11 गौशालाओं के लिए आज मुझे यहाँ पर 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि ये आज वितरित करने का मौका मिल रहा है। पिछले अगर 11 वर्षों का हम कार्यकाल देखें, 11 वर्षों में गौ माताओं के लिए, गौशालाओं के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा राशि अनुदान हरियाणा सरकार ने दी है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, 2014 से पहले जब ये जिम्मा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार को मिला है, 2014 से पहले हमारे यहां पर गौशालाओं के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट था, और साथियों आज चारा के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट है। साथियों, बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से
बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, पहले जमीन की रजिस्ट्री अगर गौशाला के लिए हम लेते थे तो उसके ऊपर 1% की स्टैंप ड्यूटी लगती थी। हमने आकर के उसको जीरो किया है। अब गौशाला के लिए कोई भूमि रजिस्टर्ड कराता है तो उसका कोई पैसा स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। साथियों, गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य के जांच के लिए भी हमने पशु चिकित्सकों की व्यवस्था की है। साथियों, हमने 3000 से ज्यादा गौशालाओं में, जहां गौ माता रहती है, 3000 से ज्यादा जिस गौशाला में रहती है, उसमें हमने सप्ताह में एक दिन एक पशु चिकित्सक की ड्यूटी लगाने का हमने काम किया है। और इसके अलावा जिन गौशालाओं में 3000 से कम वाली गौशालाएं हैं, उनमें सप्ताह में एक VLDA डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम 2014 से कर रही हैं। मैंने कहा है, हर क्षेत्र के अंदर हमारी बेटियां आगे हैं। देखिए, बेटी घर में सबका खाना भी बनाती है, घर की सफाई भी करती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का भी काम करती है। हमारी बेटी है, हमारी बेटी उसके बाद जहाज उड़ाने का काम भी करती है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हम देख रहे हैं, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मोदी जी ये चाहते थे, मोदी जी की ये सोच थी, उनका विजन था कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। और वो जब 2014 से लगातार हर एक स्टेट के ऊपर महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। यात्राएं, ये हरियाणा सरकार जो हमारे ऐसे तीर्थ यात्री है, पिछले दिनों हमने बसों के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश से प्रयागराज महाकुंभ के अंदर भी तीर्थ यात्रियों को पहुंचाने का काम निःशुल्क किया था। और पिछले दिनों ही मैंने अंबाला कैंट से अयोध्या धाम के लिए श्रद्धालुओं की एक ट्रेन, विशेष ट्रेन वहां गई थी। आज ये दूसरी विशेष ट्रेन हमारी यहाँ से नांदेड़ साहब जा रही है। और पिछले दिनों हिसार से भी एक प्लेन हमारा नांदेड़ साहब गया था। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और गुरु चरणों में अपील करता हूं कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। कि सिरसा दे 15 तारीख ਨੂੰ मकर संक्रांति के दिन पवित्र दिन है। उस दिन वहां से हजूर साहिब नांदेड़ के लिए एक विशेष ट्रेन वहां से भी रवाना होगी। और एक विशेष ट्रेन सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो हमारी संस्कृति का जो एक आधार है, वहां के लिए भी एक श्रद्धालुओं की ट्रेन यहाँ से जाएगी। नहीं, देखिए, ये तो पूरे देश ने देखा है, पूरे देश की महिलाओं ने देखा है। देश की आदिवादी महिलाओं की है। और किस प्रकार से कांग्रेस 55 सालों तक महिलाओं का वोट तो बटोरती रही, वोट तो लेती रही। जब उनके अधिकार की बात आई, उनके अधिकारों को कुचलने का काम, रौंदने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके इंडी गठबंधन ने किया है। आने वाले समय में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब की भी बारी है। पंजाब के अंदर लोग की आज मोदी जी की नीतियां की सराहना कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਜਾਵਾਕ, ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, युवाओं ਨੂੰ रोजगार नहीं मिल रहा, किसान ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ दाम नहीं मिल रहा। तो लोग की तंग है, व्यापारी तंग है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बुरा हाल हो गया।
ਲੋਕੀ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमल का फूल खिलना अपने आप में ही चमत्कार से कम नहीं। इस चमत्कार का सपना 75 साल पहले देखा गया और अनगिनत चेहरे रहे जिनकी भूमिका इस सपने को पूरा करने में रही। इन्हीं में से एक चेहरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रहा। क्या भूमिका रही हरियाणा सीएम की बंगाल चुनाव में कमल खिलाने की, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजनीति में कुछ जीत सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होती है और कुछ इतिहास में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ये जीत दूसरी श्रेणी में आती है। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि उस सियासी धारा का टूटना है जो पिछले 1.5 दशक से एक ही दिशा में बह रही थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में 75 साल के बाद कमल खिला है। डॉक्टर मुखर्जी के विचारों के आधार पर ही बीजेपी की नींव रखी गई थी, जिसके चलते उन्हें पार्टी का पितामह तक कहा जाता है। बीजेपी बंगाल में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है। 4 मई 2026 की ढलती शाम ने पश्चिम बंगाल को एक ऐसे भगवा रंग में रंगते देखा जिसकी कल्पना शायद 15 साल पहले तक बीजेपी ने की ही नहीं थी। तब 2011 के चुनाव में 288 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई थी। लेकिन अब 15 वर्षों से चला आ रहा ममता युग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गे छे। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा सपना पूरा हुआ है, जहां एक तरफ चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की कड़ी मेहनत रही, तो अपनी पहली परीक्षा में सफल रहे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की भूमिका भी बहुत बड़ी रही है। कई बड़े चेहरे रहे जिन्होंने धरातल पर उतरकर पश्चिम बंगाल की सियासी नब्ज को टटोला और बीजेपी के पक्ष में माहौल को किया। इस जीत के कई नायक रहे। इनमें से एक बड़ा चेहरा रहा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। अपनी साफ छवि और हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए हरियाणा के सीएम दिल्ली में फतेह के बाद बंगाल के चुनाव प्रचार के रण में उतरे। जहां जहां गए वहां वहां माहौल बीजेपी के पक्ष में होता चला गया। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बंगाल ये बनेगा और आज आप लोग देख रहे हैं कि लोगों का जो उत्साह है, जो जोश है, आज बंगाल के लोग मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास चाहते हैं और लोग गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं। ममता ने 15 सालों में जिस प्रकार से यहाँ से हमारा उद्योग कम्युनिस्ट की सरकार में 35 वर्षों में पलायन करके चला गया, हमारे युवाओं को मजबूरी से पलायन करना पड़ा रोजगार के लिए। बीजेपी की पश्चिम बंगाल जीत में हरियाणा के सीएम की अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बंगाल की 6 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मोइना विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी के रोड शो में एक बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्री रामपुर, चंपदनी, चंदीताला, जंगीपारा और उत्तरपारा के उम्मीदवारों का सीएम नायब सिंह सैनी ने नामांकन करवाया। अलग अलग विधानसभाओं में सीएम नायब सिंह सैनी की रैली ने बीजेपी के पक्ष में माहौल को किया। 6 सीटों में से 4 विधानसभाओं में पार्टी उम्मीदवारों को जीत मिली, यानी 6 विधानसभाओं में सीएम नायब सिंह सैनी ने 70% की सफलता दिलाई। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने गोहाना की जलेबी कार्यकर्ताओं को खिलाई और इस जीत को ऐतिहासिक बताया। जिस भूमि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महान व्यक्तित्व, जिन्होंने एक संविधान एक प्रधान की यात्रा और उस मुहिम को खड़ा किया,
ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो भूमि आज कमल का फूल खिला है। लंबे समय तक बंगाल का शोषण करते रहे हैं। वहाँ पर ममता दीदी ने कम्युनिस्ट से ज्यादा अत्याचार वहाँ के लोगों पे किया है। किस प्रकार से दंगे होते थे, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए किस प्रकार से वो लोगों को बलि चढ़ा देते थे। आज इन सब बातों से बंगाल मुक्त हुआ है। आज बंगाल मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित बंगाल की तरफ गति से बढ़ेगा। ये पहली बार नहीं है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये कमाल किसी चुनावी राज्य में दिखा हो। हरियाणा के सीएम का ये नायाब कमाल इससे पहले दिल्ली में भी देश देख चुका है, जहां बीजेपी को सत्ता में काबिज करवाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरी जान लगा दी थी। और ये एक बड़ा कारण रहा कि देश की राजधानी में बीजेपी सत्ता में वापस आई। न सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार में जो आक्रामक प्रचार सीएम नायब सिंह सैनी ने किया, उसने इन राज्यों में भी बीजेपी के कमल को इतिहास में दर्ज करवा दिया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रचार अभियान पार्टी के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहा। सीएम नायब सिंह सैनी अपनी रणनीतिक सोच और जनसंपर्क कौशल के जरिए पार्टी के फायरब्रांड नेताओं की सूची में इस समय अग्रणी हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो जहां भी जाते हैं वहां सफलता सुनिश्चित होती है। और इसी भरोसे के चलते पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अगला लक्ष्य आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव का भी दिया है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आते ही हरियाणा के सियासी गलियारों में एक सवाल गर्म हो गया है कि क्या इन नतीजों का असर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। इसे समझने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आते ही हरियाणा के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये नतीजे प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव पर भी अपना असर छोड़ेंगे। बंगाल के अंदर भी मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। आज मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी नीतियों के कारण बंगाल बचा है। हरियाणा में निकाय चुनाव पांच राज्यों के चुनावी नतीजों से प्रभावित होंगे क्या? जब ये प्रश्न हरियाणा के दिग्गज नेताओं से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो हरियाणा प्रदेश में 7 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं, 7 स्थानों पर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, ये सब लोगों का मन बना है। और इस 10 मई को होने वाले चुनाव में हमारे सभी पार्षद और सभी हमारे मेयर और चेयरमैन बड़े बहुमत के साथ जीत कर आएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। वो जीत मिली है तो पूरे देश के अंदर बंगाल की खुशी है। और मैं समझता हूँ जो नगर निकाय के चुनाव है वहाँ पर भी हम ही में से लोग रहते हैं तो वो लोगों में खुशी का माहौल है। और वैसे भी जो ये नगर निकाय के चुनाव हैं, ये यहाँ जीत जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व की जीत होगी। और 1.5 साल के अंदर उन्होंने जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त विकास की, चाहे धरातल पर 63 से ज़्यादा चुनावी वादों को लाने का काम किया हो, 150 से ज़्यादा चुनावी वादों पर काम करने का काम किया हो, और एक पारदर्शी शासन जो दिया, और जिस तरीके से आम आदमी की सरकार जो लगे, इस तरीके का माहौल पैदा करने का काम किया, तो उसकी जीत होने जा रही है। 7 की 7 निकायों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर चुटकी लेते हुए न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि अगले विधानसभा चुनाव को भी जीत लेने का दावा पेश कर दिया। क्या असर तो होगा ना। पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हो क्योंकि 15 साल हो गए थे, अब यहाँ 11-12 साल हो गए, फायदा होगा कांग्रेस को, एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि किया ही कुछ नहीं उन्होंने। उनका क्या असर तो होगा ना। पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हो
क्योंकि 15 साल हो गए थे उनको। अब यहाँ जो 11-12 साल हो गए तो फायदा होगा कांग्रेस को, एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि किया ही कुछ नहीं उन्होंने। एक तरफ ये चुनाव जहां बीजेपी के लिए अपनी सत्ता को शहरी निकायों में बनाए रखने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए इसे पुनरुत्थान के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी 2024 विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के बाद इन चुनावों में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए ट्रिपल इंजन सरकार यानी केंद्र, राज्य और निकाय का नारा दे रही है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब नगर निकाय चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव में साफ सफाई, बुनियादी ढांचा, सीवरेज और पार्किंग जैसे स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ग्रीन सिटी बनाने का वादा किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेजेपी और इनेलो के कमजोर प्रदर्शन के बाद मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रभाव बढ़ सकता है, जो मुख्य दलों के लिए चुनौती बन सकते हैं। संक्षेप में ये निकाय चुनाव हरियाणा में 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हवा को भांपने का एक प्रमुख जरिया माने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी 10 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। प्रदेश के 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 3 नगर परिषदों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक 10 मई को मतदान होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में नगरपालिका और नगर परिषद कर्मचारियों की हड़ताल अब तेज होती नजर आ रही है। फरीदाबाद, इंद्री और गोहाना समेत कई जिलों में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और लगातार 5वें दिन भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारी आज मेयर कार्यालय के घेराव की तैयारी में हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे हरियाणा में भी आज मेयर और चेयरमैनों को ज्ञापन देकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। वहीं इंद्री में कच्चे कर्मचारियों का धरना लगातार 5वें दिन भी जारी है। कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर रोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। वहीं गोहाना में भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बाजारों, सड़कों और कॉलोनियों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। कई इलाकों में 5 दिनों से कूड़ा नहीं उठने के कारण दुर्गंध फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। हमारा 27वां दिन है जी हड़ताल को। 1 तारीख से हमारे सफाई कर्मचारी साथी नगर पालिका हमारे समर्थन में है और जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी हड़ताल चलती रहेगी। हमारी जायज मांगे इनको पूरा किया जाए और जो हमारे साथी 2 शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार की सहायता की जाए और फायर का जो डिपार्टमेंट है, फायर मैन और फायर ड्राइवर को फायर ऑपरेटर के पदों पर किया जाए। हमारी हड़ताल बिल्कुल संपूर्ण चली हुई है, पूरे हरियाणा में चली हुई है और शहरों में कूड़े के ढेर लग चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं हुई है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन है, हड़ताल है, ऐसे ही चालू रहेगी। और जो हमारी हड़ताल है वो दिन रात चालू है। दिन की भी टीमें अलग हैं, रात की टीमें अलग हैं। हम कोई कार्य न करने देंगे और न करेंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सम्मानजनक वेतन देना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, ठेकेदारी प्रथा खत्म करना और हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करना शामिल है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 30,000 रूपए तय करने की मांग भी की जा रही है। वहीं अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है और आम जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है